गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर गुड एंड हेल्दी। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर एनर्जी क्लासेस विद सिद्धि परीक्षा। सो कैसे हो सब? आई होप आपका जीके का पोर्शन अच्छा चल रहा है, और अगर कोई भी डाउट्स है आपको क्लास से रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ देख लेते हैं कि आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आज के टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े से मिक्स रहेंगे, क्वेश्चंस भी ज़्यादा लेंगे, साथ के साथ में हम कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पे भी फोकस करेंगे। क्लास की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के साथ, और साथ ही साथ सोल्यूशन देखेंगे। उसके बाद करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज की क्लास में आपको पता लग जाएगा बेसिकली कि ये जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते आ रहे हैं ना, कि एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, इंसोसिलेशंस क्या होती है, हर एक चीज इससे रिलेटेड पता लग जाएगा। साथ के साथ ये भी पता लग जाएगा आपको कि जो मानसून का डिले है अभी जो जून में चला हुआ है, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि मानसून तो आ चुका एज पर दी जो भी हम स्टैटिक बुक्स में पढ़ते हैं, बट ये डिले क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत अमेजिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। क्योंकि यूएस की तरफ से ये अनाउंस हो गया है कि ये जो एल नीनो की कंडीशन हो रही थी पैसिफिक ओशन में, ये जा चुकी है। सो देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली क्या चीज है ये, क्या चीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लेके चलेंगे एक रिपोर्ट को। अभी एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, हम देखेंगे उस रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट को लेंगे मजेदार तरीके से, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे ना, क्वेश्चन सोल्व करते हुए इस टॉपिक को पढ़ेंगे बड़े मजेदार तरीके से। उसके बाद देखेंगे आइबेरियन लाइनेक्स के बारे में। अब ये कुछ नहीं है, ये एक किस्म की एक बिल्ली है जो लेपर्ड की तरह दिखती है। अब ये न्यूज में क्यों आई है? क्योंकि आईयूसीएन की तरफ से इसका जो स्टेटस है ना, वो चेंज कर दिया गया। पहले ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में थी, अब इसको वल्नरेबल कैटेगरी में ऐड कर दिया गया। ऐसा क्यों किया और इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम लोकेशन बेस्ड। लोकेशन की बात करूँ तो आज मलेशिया न्यूज में आया है। मलेशिया क्यों न्यूज में आया उसको भी देखेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि आज का कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, थीम बेस्ड क्वेश्चन है। कल भी हमने इन्वायरमेंट डे की थीम पे क्वेश्चन किया था, और आज हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है। सिंपल सिंपल पूछा गया है कि अभी जो 2024 में ओलंपिक्स डे बनाया जाएगा, आपको बताने की उसकी थीम क्या होगी। ठीक है, आपको सिर्फ थीम बतानी है क्या होगा, बाकी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जल्दी बताइए कि व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 2024। जल्दी बताइए, अभी 23 जून को ये गया है। इसी के साथ मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि पहले बात तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके। अगर मैं डेट की बात करूँ 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। पहली बात ये आंसर देते रहिए इसका, और एक हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर वो है कि आप उसका आंसर ना आसानी से याद रख सकते हो। चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आसानी से याद हो सकता है, वो इसका आंसर। राइट, अब ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाता था गया था 1948 में। अब 1948 में सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि पेरिस के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी को एक्स्टेब्लिश किया गया था 1894 के अंदर, और इसी को मार्क करते हुए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 1948 से हर साल 23 जून को। राइट, और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2024 में ओलंपिक्स हो रहे हैं, वो कहाँ पे होंगे। बट उससे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज, क्या चीज है इसमें जो याद रख सकते हो, लेट्स मूव। ठीक है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो चलो चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ओलंपिक्स डे को। ठीक है, कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे है। ये थीम है इस साल 2024 की, जो कि हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। अब उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और अंदर डिटेल में बताऊं तो ऊपर की बात है मैं बता चुका हूं, 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था सबसे पहली बार। कब सेलिब्रेट किया गया? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन के एग्जाम में आ सकता है कि जो ओलंपिक्स होंगे अभी जुलाई में स्टार्ट होने वाले हैं, जुलाई से अगस्त के बीच में जो ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे हो रहे हैं। इस बार बता दूं मैं 2024 के कहाँ पे हो रहा है, वहीं पे हो रहा है जहां पे कमेटी को एक्स्टेब्लिश किया गया था। पेरिस में एक्स्टेब्लिश किया था, और इस बार कहीं कहाँ पे हो रहे हैं ओलंपिक्स? पेरिस के अंदर ही हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस में ही हो रहे हैं। तो इस चीज को आप याद रखना। और इसके बाद चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या बोल रहा है? टॉपिक बोल रहा है NOAA, एक बॉडी है, नेशनल ओशियन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक यूएस बेस्ड बॉडी है। इस यूएस बेस्ड बॉडी ने क्या बताया बच्चा कि जो पिछले 3 सालों से ट्रिपल डिप एल नीना जो चला हुआ था वो जा चुका है। पहली बात तो इन्होंने ये अनाउंस करी, और इन्होंने बोला कि अब आ चुका है एनसो न्यूट्रल फेज। अब ये एनसो न्यूट्रल फेज क्या होता है, ला नीना क्या होता है, एल नीना क्या होता है, ये हम करेंगे। बट न्यूज क्या थी? न्यूज सिर्फ यही थी कि 2023 से जो परसिस्ट हो रहा था पैसिफिक ओशियन में, क्या हो रहा था? एल नीनो। अब एल नीनो जा चुका है। अब क्या आई है? अब कौन सी कंडीशन वहां पे बनी हुई है? इंसो न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है। अब हम देखेंगे कि बेसिकली ये है क्या। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो एल नीनो होता है, लाल नीनो होता है, एनसो ओसिलेशंस होती है, ये सब क्या है?
ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हवा की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से ओशियनिक करंट जो है वो कभी कभी वार्म हो जाते हैं, कभी कभी कोल्ड हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ओशियनिक करंट्स की वजह से, वार्म या कोल्ड की वजह से क्या होता है, ये बारिश को अफेक्ट करते हैं और वहां के रीजन के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। अगर सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये चीज है। अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल नीना का मतलब होता है वार्म फेस। जब वार्म फेस आया होता है, वो वार्म फेस कहाँ पे आता है, वो आता है पेरुवियन कोस्ट पे, और उसकी वजह से बारिश होती है पेरुवियन कोस्ट पे, बट इंडिया पे बारिश नहीं होती। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि यार मैं बोल क्या रहा हूँ ये। अब पढ़ते हैं इसको सिंपल तरीके से। सो लेट अस कंसीडर कि पहली एक बात आपको पता होनी चाहिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ मैं, हवा चलती है कुछ इस तरीके से कि जो ओशियन के करंट होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं किसी किसी जगह पे, उसकी वजह से क्या होता है, बारिश या टेम्परेचर पे अफेक्ट पड़ता है। इतनी बात समझ आ गई आपको, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि इस सारी ऑसिलेशंस को, जो ये हवा चल रही है, ये हो रही है, ये सारी की सारी कहां पे टेक प्लेस करती है, पैसिफिक ओशन में, ठीक है। सो आपको पता होनी चाहिए पैसिफिक ओशन। सो सबसे पहली चीज लिख लो पैसिफिक ओशन। सो ये सारी की सारी चीजें कहां पे टेक प्लेस करती है, पैसिफिक ओशन में, राइट। अब इन सारी ऑसिलेशंस का एक नाम है, उसको बोला जाता है एनसो। उसको बोला जाता है एनसो, ENSO, एनसो। अब एनसो का मतलब क्या होता है, एल लीना सदर्न ऑसिलेशंस। अब एल लीना सदर्न ऑसिलेशंस के अंदर तीन अलग अलग टाइप की ऑसिलेशंस होती है। एनसो के अंदर तीन अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। पहला वेरिएंट होता है एल लीनो, पहला वेरिएंट होता है एल लीनो, ठीक है। आई होप आपको विजिबल है। पहला वेरिएंट होता है एल लीनो, दूसरा वेरिएंट होता है ला लीनो, और जो तीसरा वेरिएंट होता है वो होता है इंसो न्यूट्रल, इंसो न्यूट्रल। सो पहला कौन सा होता है, एल नीनो, दूसरा होता है ला नीनो, तीसरा होता है इंसो न्यूट्रल। अब तीनों को पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अब इस बेसिस पे हम पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। देखो ये होता है ओशन, ये होता है पैसिफिक ओशन, जो कि ओ शेप्ड ओशन भी बोला जाता है पैसिफिक ओशन को, ठीक है। क्योंकि इसकी कोस्ट कहां तक है, यहां तक ये ऑस्ट्रेलिया पे लाई करता है, यहाँ पे इंडोनेशिया आ गया, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका आ गया। तो ये यहाँ पे होता है पैसिफिक ओशन। ये सारी ऑसिलेशंस कहां पे टेक प्लेस करती है, पैसिफिक ओशन में। अब देखते हैं एल नीनो को। एल नीनो क्या होता है, मैंने बोला था हवा की ऐसी मूवमेंट जो क्या करती है, ओशियानिक करंट को क्या करती है, गर्म या ठंडा करती है। अब जब भी एल नीनो होगा, एल नीनो के अंदर क्या होगा, जो हमारी हवा होगा, हवा का बहाव ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की तरफ होगा, तो हवा इस डायरेक्शन में चलेंगी। सो इस डायरेक्शन में हवा चलने की वजह से क्या होगा कि जो गर्म पानी होगा वो कहां पे होगा, यहाँ पे होगा। अब ये क्या है, ये है हमारा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो पेरुवियन कोस्ट होती है, यहाँ पे है पेरुवियन कोस्ट, यहाँ पे की है पेरो कोस्ट है। सो पेरुवियन कोस्ट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, वार्म वाटर हो जाएगा। अब जहां पे भी गर्म पानी होता है ओशन के अंदर, तो याद रखना, लिख लो नोटबुक में, वहां पे क्या होती है, वो चीज क्या करती है, बारिश को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, राइट। वो क्या करती है, बारिश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब यहाँ पे गर्म पानी हो गया और यहाँ पे हो जाती है ठंडा पानी। तो इस कंडीशन को बोला जाता है, जब ऑस्ट्रेलिया के पास तो क्या है, ओशियन करंट कैसे हैं, ठंडा पानी है, बट जो पेरुवियन, जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे क्या है, गर्म पानी हो जाता है। इसको बोला जाता है एल नीनो, सिंपल, और कुछ नहीं, सिंपल। इसको याद कैसे रख सकते हो, एल नीना के अंदर ई यूज हुआ है, वार्म लिखो। अगर आप लिखो कि आज बहुत गंदी है गर्मी है, वार्मर हो गया, तो वार्मर में भी ई यूज हुआ है, तो इससे आप याद रख सकते हो, ये होता है एल नीनो। इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है ला नीनो, इसका ऑपोजिट। अब कोल्ड में एल यूज होता है, सो मतलब ये होता है कोल्ड फेस, कोल्ड फेस। अब मैंने बोला ला नीना का ऑपोजिट, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास अब गर्म पानी होगा, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्या होगा, गर्म पानी होगा यहाँ पे, और पेरुवियन कोस्ट पे होगा ठंडा पानी। इसकी वजह से क्या होगा, अब गर्म पानी जब यहाँ पे है तो बारिश कहाँ पे अट्रैक्ट होगी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ अट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से इंडिया पे भी क्या चली जाएगी, बारिश पहुंच जाएगी। तो इस चीज को बोला जाता है ला नीनो। जब गर्म पानी कहाँ पे होता है, गर्म पानी कहाँ पे होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न और सेंट्रल में, कहाँ पे, ईस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, जब टेम्परेचर क्या होता है, चेंज हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, गर्म पानी हो जाए और ठंडा पानी यहाँ पे, इसका ऑपोजिट हो गया। अब आप बोलोगे कि न्यूट्रल फेस क्या होता है, सो न्यूट्रल फेस कुछ नहीं होता, एल ला नीनो कर चुके, एल नीनो कर चुके। अब इंसो क्या होता है, इंसो न्यूट्रल का मतलब होता है एकदम एक न्यूट्रल फेस, मतलब ना तो एल नीनो है ना ही ला नीनो है, टेम्परेचर में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, ना तो गर्म पानी यहाँ पे बन रहा है ना ही गर्म पानी यहाँ पे बन रहा है, बट टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। पर वो चेंज कितना हो रहा है, 1 डिग्री से लेके 3 डिग्री के बीच में चेंज हो रहा है, उसको बोला जाता है इंसो न्यूट्रल। अगर मैं बोलूँ इंसो न्यूट्रल क्या है, सो इंसो न्यूट्रल एक क्या है, एक हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है, एल नीनो ला नीनो का क्या है, वो हाइब्रिड है। अब जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं,
आई होप समझ आ गई है। रिपीट करूं, पैसिफिक ओशन में एक्शन टेक प्लेस करता है। एल नीनो में क्या होता है, गर्म पानी कहां पे हो जाएगा, साउथ अमेरिका की तरफ, ठंडा पानी यहां की तरफ, क्योंकि हवा की मूवमेंट इस तरफ हो रही है। ला नीनो जिसको बोलते हैं कोल्ड फेज, उसमें क्या हो जाएगा, गर्म पानी इस तरफ, ठंडा पानी इस तरफ, और हवा की मूवमेंट इस तरफ टेक प्लेस कर रही है। अब इसी चीज को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब मैंने जो जो बोला है, ला नीनो क्या है, वार्म फेस है एल नीनो, ला नीनो क्या है, कोल्ड फेस है, और इन्हीं का जो हाइब्रिड है उसको बोला जाता है इंसो। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का न्यूट्रल जो पॉइंट है इंसो साइकिल में क्या होती है, उसमें बता दिया मैंने यहाँ पे क्या होता है, टू फेस होते हैं, और थर्ड फेस होता है हमारा न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल के अंदर क्या होगा, न्यूट्रल के अंदर टेम्परेचर चेंज होगा, बट इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा। सो एल नीनो समझ गए, ला नीनो समझ गए। अब देखते हैं कि एल नीनो और ला नीनो का इफेक्ट इंडिया पे क्या होता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर गर्म पानी यहाँ पे बन रहा है, अगर गर्म पानी यहाँ पे बन रहा है, ओशनिक का गर्म पानी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो बारिश कहाँ पे अट्रैक्ट होगी, यहाँ पे अट्रैक्ट होगी, और इसकी वजह से जो पानी का अकाल होगा वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर अकाल ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के थोड़ा सा पास है, सो इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में कम लेस रेनफॉल आएगा। सो ला नीनो कंडीशन क्या करती है, इंडिया में कम बारिश लेके आती है, जैसे कि अभी थोड़ा सा डिले हो रहा है बारिश में। और अब कह रहे हैं कि ला लीनो वाली कंडीशन आने वाली है। अगर ला लीनो की कंडीशन आई तो इंडिया में गुड मॉनसून होगा। क्यों गुड मॉनसून होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी होगा, यहाँ पे बारिश अट्रैक्ट होगी, सो उसकी वजह से मॉनसून अट्रैक्ट होकर इंडिया पे भी जा सकता है। और यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है मैंने, जिन पीपीटीज को आप आराम से पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आराम से इन चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा नाम भी दिया जाता है, एल नीनो को बोला जाता है चाइल्ड क्राइस्ट चाइल्ड, क्राइस्ट चाइल्ड बोला जाए या फिर बॉय चाइल्ड बोला जाए, ये बोला जाता है इसको। अब बॉय चाइल्ड क्यों बोला गया, क्योंकि पुराने एशियन टाइम्स में क्या हुआ था कि जो लोग नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे रहते थे, पेरुवियन कोस्ट के पास, वो उनको देखने को मिला कि यार ठंड के टाइम में क्या होता था ना, कि ठंड के टाइम में जो पेरुवियन कोस्ट होती थी उसका पानी ना गर्म होने लगता था। अब उन्होंने बोला कि ये गर्म क्यों होता था, अब ठंड में मनाई जाती है क्रिसमस, ठीक है, और क्रिसमस में क्या होता था, वो गर्म पानी होने लग जाता था जो कोस्ट का होता था, पेरुवियन कोस्ट का। और आप देखोगे भी कि अगर ठंड में इंडिया में बारिश कम आती है, तो ठंड में पेरुवियन पे जो साउथ अमेरिका, वहां पे बारिश देखने को मिल सकती है आपको, अच्छे खासी वहां पे अच्छा रेनफॉल दिखने को मिल सकता है। अब यही कारण है इसका नाम क्रिस्ट रखा गया, क्योंकि ये ठंड में देखा गई कारण, क्योंकि एल नीनो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बट एल नीनो किसके लिए अच्छा होता है, साउथ अमेरिका के लिए, क्योंकि साउथ अमेरिका में रेन पड़ती है, ठीक है, और अकाल कहां पे आता है, ऑस्ट्रेलिया में। अब इसका ऑपोजिट देखे जाए तो इसको बॉय चाइल्ड बोला गया, और गर्ल चाइल्ड किसको बोला गया है, गर्ल चाइल्ड बोला गया है लिटिल गर्ल, ला नीना को। इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया पे अच्छा मानसून आएगा। अक्कर इरेगुलर एलिमेंट एंड विद अक्कर इंडिया विल विटनेस अ गुड मानसून। अब हम ला नीनो कर चुके, एल नीनो कर चुके, और लास्ट में एक बार दिखा देता हूं मैं मैप पे आपको कि बेसिकली इंसो न्यूट्रल क्या होता है। सो इंटो न्यूट्रल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, बट ये डेफिनेशन सिर्फ यही बता रही कि ऐसे क्लाइमेट के पैटर्न जिसकी वजह से क्या हो, एक न्यूट्रल टेम्परेचर रहे, जो ना तो एल नीनो हो ना ही ला नीनो हो, उसके बीच का कोई न्यूट्रल टेम्परेचर रहे। और ये कितने सालों में अपने आप को रिपीट करता है, 2 से 7 साल के बीच के इंटरवल में ये अपने आप को रिपीट कर लेते हैं, दोबारा आ जाता है। और इस तरह की कंडीशन होती है, मतलब आपको वेट भी मिलेगा, आपको उसी जगह पे वार्म भी मिलेगा, उसी जगह पे कोल्ड भी मिलेगा। सो ऐसे ऐसे होगी। और इंसो की वजह से क्या होती है, जो एयर की मूवमेंट होती है वो भी चेंज हो जाती है। सो इस चीज को याद रखना, और यही बताया गया है बाय द नेशनल, किसने बताया, ये नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएस की बॉडी है, उसने यही सब डिटेल में बताई है चीजें। सो आज के बाद हमें पता चल गया एल नीनो क्या होता है, और इंडिया के लिए गुड होता है बैड होता है, ला नीनो पता चल गया, और इंसो न्यूट्रल भी हमें पता चल गया। तो तीनों डेफिनेशन पता चल गई है, तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है ये, और आपको बताना है यहाँ पे कि बेसिकली अनटैप्ड कलेक्टिव इंटेलिजेंस, जो ये रिपोर्ट आई है क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, ये किसने पब्लिश करी है, ठीक है, किसकी द्वारा ये रिपोर्ट निकालेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, वर्ल्ड बैंक ने निकाली है, यूएनडीपी ने निकाली है, जो कि होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर यूनेस्को की तरफ से निकली है। याद रखना यूनेस्को ने भी काफी रिपोर्ट्स निकाल ली है, और वर्ल्ड बैंक की भी हम काफी रिपोर्ट्स पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, और देखो 10 सेकंड आपके पास है, आप बताओ मुझे। 2024 की ये रिपोर्ट है, अभी 2024 में इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है, ठीक है। सो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद जाएंगे इस रिपोर्ट के अंदर की बेसिकली की फाइंडिंग्स क्या है इसकी, या फिर क्या कुछ है जो भी इंपॉर्टेंट हो एग्जाम के बेसिस पे। 10 सेकंड आपके पास है, सोचिए। चलो हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर यू से शुरू होगा। तो यहाँ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक को तो आप कट कर चुके हो, ठीक है, तो यू से स्टार्ट होगा इसका आंसर। अच्छी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे डिस्कस क्या किया गया है ना, इस रिपोर्ट में सारा फोकस किस चीज पे डाला गया है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस पे। कलेक्टिव का मतलब होता है जब काफी ज्यादा लोग आपस में आके काम करें, मतलब
कलेक्टिव का मतलब होगा एक से ज्यादा लोग जब काम करें, इंटेलिजेंस का मतलब होगा कि सब अपना दिमाग यूज करें। अब जब सारे लोग आकर अपना दिमाग यूज करेंगे, साथ के साथ टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो ये एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस लीड करेगी अच्छे से। हम क्लाइमेट को अडेप्ट कर पाएंगे, हम क्लाइमेट की मिटिगेशन कर पाएंगे, हम क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि फिर हमें क्या मिलेगा, रियल टाइम डाटा मिलेगा और लोकलाइज डाटा मिलेगा, लोकल एरिया से भी हमें डाटा मिलेगा। सो यही सारा फोकस है इस रिपोर्ट का, और सारा का सारा इस रिपोर्ट का फोकस किसके ऊपर है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ऊपर, जिसको सीआई भी बोला गया है। ठीक है, जैसे एक एआई होता है ऐसे सीआई बोला गया है। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस चीज को याद रखना आप। और इसी के साथ देख लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात, रिपोर्ट का फोकस किसके ऊपर है कि कलेक्टिवली अगर सब काम करेंगे, एक से ज्यादा लोग जब आके काम करेंगे और टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मेथड्स मिलेंगे, ज्यादा हमें डाटा मिलेगा, ज्यादा हमें चीजें मिलेंगी कि हम मोबालाइज कर सके, वाइडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज लेके आएंगे, सब कुछ वो लेके आएंगे और हम उसको यूज कर सके। किसके लिए यूज कर सके, कलेक्टिव क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए और मिटिगेशन के लिए यूज कर सके। ठीक है, समझ आ गया। क्योंकि जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है। इसकी वजह से हमें क्या मिलता है कि अगर काफी ज्यादा लोग आकर आपके साथ, मतलब मानो एक काम एक इंसान कर रहा है, फिर एक काम दो इंसान कर रहा है, अगर वही काम 100 इंसान करेंगे तो आपको एक चीज को लेकर ज्यादा डाटा भी मिलेगा, जिस डाटा को यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक ब्रिज कर सकते हो गैप का। क्योंकि इसका सीआई का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब सीआई का पोटेंशियल कैसा है, ये क्या कर सकती है, डाटा ब्रिज, डाटा गैप, जो भी गैप आ रहा है ना डाटा के अंदर, मतलब कि मुझे इतना डाटा मिल रहा था, 5 लोग अगर काम करे तो मुझे 5 रीडिंग मिल रही थी, अब 100 लोग आगे काम कर रहे हैं तो मुझे उस चीज की 100 रीडिंग मिल रही है। सो ये जो डाटा गैप हो रहा था ना, हमारे पास एक एक्यूरेट डाटा नहीं था, तो उसको टैकल करने के लिए सीआई बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। दूसरी बात मैं बोलूं तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास डूइंग गैप। डूइंग गैप मतलब क्या, पहले 5 लोग कुछ काम कर रहे थे और कुछ काम कर रहे थे, अब उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि गेटिंग मोर पीपल, अगर हम ज्यादा लोगों को लेके आएंगे, इन्वॉल्व करेंगे इसमें, सो ये हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा, और क्लाइमेट एक्शन को हम इजीली टैकल कर सक पाएंगे। उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिटी गैप। डाइवर्सिटी कैसे, क्या कोई लोग कहीं के इंडिजीनियस लोग हैं, कोई लोग कहीं और के लोग हैं, तो इस ये क्या होगा कि ज्यादा डाइवर्सिटी के लोगों को, ज्यादा अलग अलग टाइप के लोगों को साथ में कलेक्टिव लेके आएगा, और हम कलेक्टिवली क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। सो यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए, वो सिर्फ याद रखनी है कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है। सो रिपोर्ट को पब्लिश किया यूएनडीपी ने। साथ ही के साथ आपको पता होना चाहिए कि इस मेथड को लेके, जो मेथड है कलेक्टिव इंटेलिजेंस, इंडिया की तरफ से क्या कोई पार्ट इसमें लिया गया है। सो अगर मैं इंडिया की बात करूं, सो इंडिया ने एक ऐप लॉन्च करी थी फार्मर्स के लिए, जिसमें वो एनालाइज करेंगे। देखो इसमें क्या होगा कि इतनी ज्यादा ऐप, उस ऐप में क्या होगा, कलेक्टिव यूज, मतलब एक से ज्यादा लोग उसका यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इस कलेक्टिव इंटेलिजेंस के मेथड को यूज करते हुए इंडिया ने क्या किया था, एक ऐप बनाई थी। ऐप का नाम आपके पास क्या है, एग्रोली ऐप है। सो क्या, एग्रीकल्चर से आप याद रख सकते हो, एग्रीकल्चर है ना, यहाँ तक एग्रीकल्चर हो गया। सो एग्रीकल्चर, एग्रोली ऐप, एग्रीकल्चर के एग्रीकल्चर को दिमाग में रखते हुए एग्रोली ऐप निकाली थी। इस ऐप में क्या था कि क्लाइमेट कैसा रहेगा, आप अपने खेत में कौन से क्रॉप लगा सकते हो, क्योंकि क्लाइमेट बहुत रिस्पॉन्ड करता है क्रॉप्स को। और साथ के साथ आपको इस सारे के बारे में डाटा किसको प्रोवाइड करवाएंगे, फार्मर्स को प्रोवाइड करवाएंगे, और उनको पता लग जाएगा कौन से क्रॉप अगर वो ग्रो करेंगे तो वो इस सीजन में उनके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब दूसरा इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से लिया गया था जियो एआई का। अब जियो एआई का मतलब होता है, एआई हो गया कि जैसे कि वो सब कुछ बता देगा। ठीक है, एआई हो गया, एआई टेक्नोलॉजी हो गया, तो सीआई का एआई बना के इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे बताया गया था कि क्लाइमेट को हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। बिहार के अंदर इसको यूज में लेके आए थे। टारगेट करेंगे एनवायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट को पॉलिसीज वायोलेट कर रही है उनको हम टारगेट करेंगे, उनको हम हटाएंगे, और ऐसी पॉलिसीज को लेके आएंगे जो बेसिकली इन्वायरमेंट के हित में हो। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं हम आइबेरियन लाइनिक्स के पास। अब ये एक बिल्ली है, सिंपल सी बात है, ये एक बिल्ली है, ये कैट है। ये कैट फेमस इसलिए है क्योंकि ये कैट एक लेपर्ड की तरह दिखती है बेसिकली, और ये कैट अपनी जो एक कैटेगरी आती है ना, देखो कैट अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती है, और कैट के अंदर भी अलग अलग स्पीशीज होती हैं। सो जो ये आइबेरियन लाइनिक्स वाली, लिंगस वाली स्पीशीज है, ये स्पीशीज जो है ये बहुत ही रेयर है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इसकी पॉपुलेशन में थोड़ा सा हमने इसकी पॉपुलेशन बढ़ते हुए दिखी है। अब पॉपुलेशन अगर बढ़ते हुए दिखी है तो आईयूसीएन ने क्या किया है, इसको
इसको क्या किया है, इंडेंजर कैटेगरी से हटा के वल्नरेबल कैटेगरी में ऐड कर दिया, जो कि अच्छी बात भी है। अगर किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन में हम इंक्रीज देख रहे हैं वो अच्छी बात भी है, ठीक है। सो याद रखना, न्यूज में क्यों थी, न्यूज में क्वेश्चन में भी आ सकता है ये कि कौन से अभी रिसेंट कौन से ऐसे जानवर को हमने क्या किया है, बेसिकली उसको इंडेंजर्ड कैटेगरी से निकाल के वल्नरेबल कैटेगरी में ऐड कर दिया, तो उसका नाम याद रखना आइबेरियन, आइबेरियन लिंगस उसका नाम है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, ये फैलिडी फैमिली से बिलोंग करती है। फैलिडी फैमिली का मतलब होता है, फैलिडी फैमिली से पता कौन कौन बिलोंग करते हैं। अब आप देखिए, फैलिडी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो फैलिडी फैमिली से चीता बिलोंग करता है। फैलिडी फैमिली से अगर मैं बात करूं तो प्यूमा बिलोंग करता है। फैलिडी फैमिली से अगर मैं बात करूं तो जैगवार बिलोंग करता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं, चीता, प्यूमा, जैगवार, लेपर्ड, ये सारे फैलिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसी फैमिली से बिलोंग करती है ये कैट। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि एक नोक्टर्नल एनिमल है, मतलब नोक्टर्नल एनिमल जैसे कि इसको रात को जागना ज्यादा पसंद है, ये रात को अपना शिकार करती है और दिन में इसको रेस्ट करना पसंद है। सो ये एक नोक्टर्नल एनिमल है। दूसरा, इसके जो पॉइंटेड ईयर्स है इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इसको वो अलग भी बनाते हैं, आप देख पाओगे ऐसे करके इसके बिल्कुल एक पॉइंटेड ईयर्स हैं, ये इसको थोड़ा अलग बनाते हैं। और जो इसकी बॉडी है, इसके बॉडीज पे वैसे वैसे पैचेस आपको दिखने को मिलेंगे जैसे कि लेपर्ड के ऊपर दिखने को मिलता है, राइट। अब अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये आइबेरियन प्लेटू में पाई जाती है, साउथ जो कि साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, हाँ, तो वो साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑफ यूरोप में प्रेजेंट है आइबेरियन प्लेटू, वो वहां पे इसकी पॉपुलेशन ज्यादा प्रेजेंट होती है, बट वो होती थी वहां पे। आजकल ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है जैसे कि पोर्तुगल के अंदर और स्पेन के अंदर ये ज्यादा प्रेजेंट है, और ये सब कुछ हम कर चुके हैं। सो ये सब कुछ इसके बारे में याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसको इंडेंजर से वल्नरेबल में अब ऐड कर दिया। सो इसका अगर आईयूसीएन स्टेटस एग्जाम में पूछा तो आप वल्नरेबल पे टिक करोगे, क्योंकि ये अभी चेंज हुआ है, ठीक है। और इसका नाम याद रखना, और चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो आज का लास्ट टॉपिक भी होगा, जो कि होगा मलेशिया को लेके। अब मलेशिया में क्या हुआ है बच्चा, देखो, मलेशिया में एक बजाऊ नाम की कुछ कम्युनिटी रहती थी, कुछ कम्युनिटी के नाम रहते थे जिनका नाम होता था बजाऊ। वो रहते थे बोर्नियो आइलैंड पे। मलेशिया कंट्री अलग अलग दो पार्ट्स में है, अलग अलग जगह पे है, ठीक है। वहां पे एक जो पार्ट है उसका, वहां पे उसकी कैपिटल है। दूसरा पार्ट है जो उसका, वहां पे ये है बोर्नियो आइलैंड। अब मैं बोल क्या रहा हूँ ये आपको मैप से भी बताऊंगा, बट पहले देख लेते हैं न्यूज में क्या हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो बजाऊ कम्युनिटी के लोग हैं, मलेशिया की गवर्नमेंट ने उनको बोला कि भाई तुम जहाँ पे रहते थे वो अपनी जगह तुम खाली कर दो, क्योंकि हमें वहां पे क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है, कुछ सिटीज बनानी है, हम टूरिज्म को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और वहां पे क्या करेंगे, हम कुछ अर्बनाइजेशन करेंगे। सो इस अर्बनाइजेशन की वजह से जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको तो अपने घर खाली करने पड़ गए ना, ये अब कंसर्न का मैटर बन गया। अब वो लोग, वो कम्युनिटी जो वहां पे रहती थी आइलैंड के ऊपर, वहां पे उनकी जो इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट होती थी वो जनरेट होती थी मछली पकड़ के, या फिर उनका वेल्थ जनरेट करने का मेन कारण था क्योंकि वो समुद्र के पास रहते थे। अगर उन लोगों को कहीं सिटी के बीच में घर दे भी दिया गया, तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात है कि वो अब अपनी जो इकोनॉमिक वेल्थ होगी वो कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हर लोग इस कम्युनिटी के डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, उस ओशन के ऊपर। और वहां पे वो कह रही है सरकार कि हम क्या करेंगे, अब सिटी बनाएंगे वहां पे, एक अलग ही सिटी बनाएंगे वहां पे, ताकि हम टूरिज्म को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो इस टाइप के कम्युनिटी के लोग हैं, ये देखिए इनके घर, और इनका सारा का सारा जो इकोनॉमिक वेल्थ है, इनका फूड हैबिट्स है, वो सब के सब इससे अलाइंड है, और ये बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, ठीक है। सो बेसिकली अगर छोटी सी बात बोली जाए, सो इस अर्बनाइजेशन की वजह से दोबारा से लोगों को सफर करना पड़ रहा है, अपने घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, जो कि इनको ही पता है कि बेसिकली क्या सफर कर रहे हैं। अब एग्जाम में इससे रिलेट तो होकर नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न का मैटर है, इसीलिए मलेशिया आया न्यूज में। अब मैं मलेशिया की बात करूं, सो मलेशिया के सबसे पहले देख लेते हैं कि मैरीटाइम बाउंड्रीज कौन सी है। सो मलेशिया में कंफ्यूज मत होना, इंडियन ओशियन मलेशिया में नहीं लगता। सो मलेशिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे साउथ चाइना सी लग जाती है, और दूसरी तरफ से अंडमान सी लग जाती है। सो ये दो सी वहां पे लग जाती है, इसके साथ मैरीटाइम बाउंड्री पे लग जाती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये साउथ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जस्ट नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल नॉर्थ में प्रेजेंट है ये, ठीक है। और इसका ये बता दिया मैंने, साउथ चाइना सी बना दिया, अंडमान सी बता दिया। अब मलेशिया को थोड़ा मैप पे मैं लेके चलता हूँ, और उसके बाद क्लास को करते हैं वाइंड अप। अब ये देखिए, ये है मलेशिया। अब आप बोलोगे कि मलेशिया क्या है, मलेशिया का मैप देखना ध्यान से। मलेशिया एक तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मलेशिया है, वेट अ सेकंड, ये मलेशिया है। दूसरा मलेशिया यहाँ पे है। जिन्होंने पहले मलेशिया को मैप पे नहीं देखोगे वो थोड़ा सा हैरान हो रहे होंगे, जी हाँ, मलेशिया
आइलैंड, आइलैंड दो अलग अलग आइलैंड भी आप इसको बोल सकते हो, पर आइलैंड नहीं बोल सकते क्योंकि आइलैंड बिल्कुल ही समुद्र के बीच में हो रहा है। पर मलेशिया का जो एक पार्ट है उसकी लैंड बाउंड्रीज लगती है तीन अलग अलग कंट्रीज, चार अलग अलग कंट्रीज के साथ। वो कंट्रीज कौन से उसको भी हम पढ़ेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि मलेशिया, आधा मलेशिया तो ये रहा यहाँ पे, ठीक है। जो ईस्ट वाला मलेशिया है ना, जो यहाँ पे मलेशिया है, जो वेस्ट वाला मलेशिया है, वेस्ट वाले मलेशिया में क्या है, उसकी कैपिटल प्रेजेंट है, ये कैपिटल है कोलालंपुर। सो कोलालंपुर कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। और जिस आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ वो आइलैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आइलैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे वो आइलैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, वो लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको खाली करे, कि हम यहाँ पे क्या लेके आना चाहते हैं, टूरिज्म लेके आना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो इंडियन ओशियन यहाँ पे, पर इंडियन ओशियन इंडोनेशिया यहाँ पे हो गया, बट मलेशिया के साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहा। सो यहाँ पे क्या आ रही है, अंडमान सी आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, साउथ चाइना सी आ रही है। सो इसकी ये याद रखना। अब बात करते हैं इसकी बाउंड्री कंट्रीज के बारे में। सो जो ये है, और एक और बात याद रखना कि जो मलेशिया ईस्ट वाला है ना, उसको मलेशिया तैमूर भी बोलते हैं। सो इसको मलेशिया तैमूर, तैमूर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वेट अ सेकंड, हाँ, इसको तैमूर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं इसकी लैंड बाउंड्रीज की बात करूं, तो लैंड बाउंड्रीज की बात करूं तो आप सबको पता है कि एसबीआई बैंक होता है और टी, ठीक है, अब सबको पता है। अब यहीं से याद रख लो, एस से सिंगापुर हो गया, बी से ब्रूनी हो गया, और आई से हो गया आपके पास इंडोनेशिया, और टी से हो गया आपके पास थाईलैंड। सो एसबीआई, एसबीआई बैंक के बारे में सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एसबीआई के नाम से आप इसकी बाउंड्री कंट्रीज याद रख सकते हैं, जो कि आपके लिए न्यूमोनिक्स हो गया, आसान याद रखना। और अगर मैं यहाँ पे रिवर की बात करूँ तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है मलेशिया की, वो है द पहांग रिवर। इस रिवर के बारे में याद रखना। साथ के साथ अगर मैं लेक की बात करूँ तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है वो मलेशिया में प्रेजेंट है, उस मलेशिया, उस लेक का नाम है कैनियार लेक, ठीक है। सो ये चीजें आप याद रख सकते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी लोकेशन याद रखना, कि बेसिकली इसकी लोकेशन कैसे है। यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिंगापुर से अटैच्ड है, यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है, इंडोनेशिया के साथ बाउंड्री लग रही है, यहाँ पे इसकी थाईलैंड के साथ बाउंड्री लग रही है। और मलेशिया के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, स्ट्रेट ऑफ मक्का जिसको हम बोलते हैं, ये रहा स्टेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ पे है स्टेट ऑफ मलक्का, इसको भी याद रखना। तो क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकता है। हम लैंड बाउंड्रीज कर सकते हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज कर सकते हैं, साथ के साथ देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ है, इक्वेटर के नॉर्थ में प्रेजेंट है ये। साथ के साथ इसकी कैपिटल कर सकते हैं, कोलालंपुर इसकी कैपिटल है। उसके बाद हम रिसेंट जो न्यूज में वो भी कर चुके हैं, और साथ के साथ हम देख चुके हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मलक्का जो है वो कहाँ पे, जस्ट इसके इस तरफ प्रेजेंट है, राइट। अब इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड, कल दोबारा मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।